So, hello everyone, welcome to my channel CamJ Academy. So, before starting our today's class, ask yourself these questions. The first question is, have I ever struggled with equivalent concept? The second question is, have I ever say that molecular mass ही अच्छा था, ये equivalent mass क्यों आया? The third is, have I ever thought that equivalent concept में बस formulas बताकर question solve करा देते हैं, कोई मतलब क्यों नहीं बताता है? If your answer is yes, then this class belongs to you. So stay tuned till the end of this video as we will clear each and every concept regarding the concept of equivalent weight and gram equivalent weight. So let's start. So this video has three sections. The first is importance, second is equivalent weight, and third is gram equivalent weight. Okay. So the first is importance of equivalent and gram equivalent concept. So from mole concept, we know that how to apply mole concept in a reaction. कोई भी reaction अगर होती है तो वहाँ पे हम जानते हैं मोल कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करते हैं. द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज़ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, राइट. इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद जो भी हमारी स्पीशीज़ की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होती है वो मोल को रिप्रेजेंट करती है, और उसी मोल के हेल्प से हम डिफरेंट इंफॉर्मेशंस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मास, मोलर मास, मॉलिक्यूल्स निकालते हैं. ओके. बट in gram equivalent concept there is no such condition to balance a chemical reaction. Okay, so how, वो देख लेते हैं. तो जब ये कॉन्सेप्ट आया उसी के साथ एक और लॉ आया जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस. सो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर A प्लस बी इज इक्वल टू C है तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B. मतलब जब भी कोई रिएक्शन होगी तो ग्राम इक्विवेलेंट्स जो होगी वो रिएक्टेंट की वो हमेशा सेम होगी एंड विल बी इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एज वेल. सो A प्लस बी अगर होगा तो हमें ना रिएक्शन को बैलेंस करने की नीड है, ना हमें देखने की ज़रूरत है कि प्रोडक्ट भी क्या फॉर्म हो रहा है. अगर कोई भी रिएक्टेंट अगर कंबाइन कर रही है और कोई कुछ भी अगर फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट्स, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B. ठीक है, स्ट्रेट वे हम ये कह सकते हैं. सो इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो गई? तो जैसे मोल कॉन्सेप्ट है वो मॉलिक्यूलर वेट पे बेस्ड होती है, उसी तरीके से ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो होती है वो इक्विवेलेंट वेट पे बेस्ड होती है. सो इसकी इंपॉर्टेंस ये हो गई. द फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज दैट देयर इज नो नीड ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन. सेकेंड इज दैट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल. ओके. नेक्स्ट थिंग इज दैट आवर सेकेंड सेक्शन इज इक्विवेलेंट वेट. सो इक्विवेलेंट वेट क्या होती है, लेकिन उससे पहले हम इसकी इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं. बेसिकली इक्विवेलेंट वेट जो होती है वो हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द रिएक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ स्पीशीज़. जब भी कोई रिएक्शन होती है तो किसी एक एलिमेंट्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है और दूसरे एलिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है. ठीक है. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे एक चीज़ चाहिए होती है जो हमेशा एक सिमिलर हो, एक आइडेंटिटी हो उसकी, सो डैट हम वहाँ से डिफरेंट इंफॉर्मेशंस निकाल पाए. तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की लॉस होती है, गेन होती है, वहाँ पे वो वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है इक्विवेलेंट मास. इक्विवेलेंट मास के थ्रू हम डिफरेंट इंफॉर्मेशंस निकाल सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए. ठीक है. बेसिकली इसकी यूज़ जो होती है वो रेडॉक्स रिएक्शंस में होती है जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस भी होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गेन भी होती है. टाइट्रेशंस में भी इसकी यूज़ होती है. टाइट्रेशंस आप 11th में होगे तो आपको पढ़ना होगा, 12th में होगे तो शायद पढ़ चुके होगे. प्रैक्टिकल्स होती है हमारे स्कूल्स में, तो वहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मेलिटी के थ्रू हम कॉन्सेंट्रेशंस को डिटरमाइन करते हैं सॉल्यूट की. तो नॉर्मेलिटी के लिए भी हमें ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट्स का पता होना ज़रूरी होता है. नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. सो नॉर्मेलिटी की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को समझने की. सो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. सो इसकी डेफिनेशंस जो है वहाँ पे दी हुई है.
सो इक्विवेलेंट वेट जो होती है वो मॉलिकुलर वेट की तरह नहीं होती है. मॉलिकुलर वेट जो होती है वो कांस्टेंट होती है, बट इक्विवेलेंट जो वेट होती है वो चेंज होती है. ओके, कैसे चेंज होती है हम आगे देखेंगे. सो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इसका हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर. सो ये जो फॉर्मूला है ये तो काफ़ी ईजी है, लेकिन जो प्रॉब्लम होती है वो होती है वैलेंसी फैक्टर के साथ. हमें वैलेंसी फैक्टर निकालना नहीं आता, तो उसके लिए हमने 4 कैटेगरीज में ले लिया सब कुछ को. सो वैलेंसी फैक्टर जो होती है वो बेसिकली होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस पर मॉलिक्यूल. ओके, जो 4 कैटेगरीज है, द फर्स्ट कैटेगरी इज फॉर एलिमेंट्स. अगर कोई भी एलिमेंट्स रहेगा और उसका आपको एन फैक्टर निकालना होगा तो आप डायरेक्टली यूज़ करोगे उसकी वैलेंसी. ओके, like for chlorine its valency is 1, so n factor is equal to 1. For sodium n factor is 1. For oxygen its valency is 2, so n factor is also 2. Like that. Equivalent weight of acid or base is equal to molecular weight by acidity or basicity. एसिड्स का हम बेसिकली बेसिसिटी देखते हैं और बेस का हम एसिडिटी देखते हैं. वो क्या होता है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें एक H2SO4, H2SO4 को देख के ही आप बता सकते हो कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यानी कि अगर ये बेस के साथ रिएक्ट करेगी तो यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन को दे सकती है. सो यहाँ पे इसकी जो बेसिसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 2. तो इसकी हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम सिंपली H2SO4 की मॉलिकुलर वेट ले लेंगे डिवाइडेड बाय इसकी वैलेंसी फैक्टर दैट इज 2. सिमिलरली फॉर NaOH इट्स वैलेंसी इज 1 बिकॉज यहाँ पे सिर्फ OH जो है वो 1 है, मतलब बेस यहाँ पे है ये NaOH, तो यहाँ पे सिर्फ ये एक ही OH को दे पाएगा किसी भी एसिड को. सो यहाँ पे इसकी एन फैक्टर जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी. और इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालेंगे? NaOH के हम मॉलिकुलर वेट को ले लेंगे डिवाइडेड बाई 1. ओके, द थर्ड कैटेगरी इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट का कैसे निकालते हैं? सॉल्ट का निकालेंगे मॉलिकुलर वेट बाय टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी जनरल सॉल्ट अगर ले ले AX प्लस BY, तो वो जो ब्रेक करती है वो इस तरह से ब्रेक करती है XAY प्लस प्लस YBX माइनस. मतलब जितनी भी अमाउंट X की रहेगी उसे कोफिशिएंट बन जाएगी, और जितनी अमाउंट B की रहेगी वो अपोजिट वाले की यानी A की जो है वो चार्ज हो जाएगी. सिमिलरली फॉर B. सो इस तरह से ये टूटेगा, ब्रेक होगा. लाइक Na2SO4 जो है वो उसके लिए 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, सो टोटल चार्ज जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी. सिमिलरली फॉर AlCl3 टोटल चार्ज इज 3. सो इसकी हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? सिंपली हम मॉलिकुलर वेट लेंगे. लाइक Na2SO4 की हम अगर बात करें तो Na2SO4 के हम मॉलिकुलर वेट ले लेंगे और उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, बिकॉज इट्स एन फैक्टर इज 2. नाउ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट equivalent weight is that it changes with reaction in which it gets involved. अब जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि इक्विवेलेंट वेट जो होती है वो मॉलिकुलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर होती है, दैट इज एन फैक्टर होती है. तो ये जो एन फैक्टर होती है वो रिएक्शंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है. किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर H2SO4 की एन फैक्टर 2 है तो वो दूसरी रिएक्शन में 1 भी हो सकती है, थर्ड रिएक्शन में 0 भी हो सकती है. तो क्योंकि हमारा जो इक्विवेलेंट वेट है वो एन फैक्टर पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम उसकी फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में एन लगाते हैं, एन फैक्टर लगाते हैं. सो वी कैन से दैट इक्विवेलेंट वेट चेंजेस इन अ रिएक्शन, इन अ डिफरेंट रिएक्शन, इन डिफरेंट रिएक्शंस वो चेंज करती है. यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है H2SO4 प्लस NaOH इज इक्वल टू NaHSO4 प्लस H2O. इस वाली रिएक्शन में अगर हम यूजुअली अपने तरीके से चले तो यहाँ पे हम डायरेक्टली देख के ये बोल देंगे कि अच्छा H2SO4 है, इसकी तो वैलेंसी फैक्टर 2 होती है, हम डायरेक्टली निकाल देंगे. बट अगर हम रिएक्शंस को अच्छे से देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि H2SO4 जो है उसने सिर्फ अपना एक हाइड्रोजन दिया हुआ है, यानी इक्विवेलेंट वेट जो है इसके लिए हम 2 से नहीं डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे. ओके, सो इक्विवेलेंट मास जो है वो डिफर हो जाएगा. इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जब भी कोई रिएक्शन दी होगी तो फर्स्ट यू शुड कंसीडर रिएक्शन, आपको रिएक्शंस देखना होगा और एन फैक्टर डिटरमाइन करना होगा. द सेकेंड इज़ दैट अगर इंडिविजुअली अगर दिया हो किसी भी एसिड का या बेस का, फॉर एग्जांपल अगर आपको H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है, उस केस में हम जैसे वैलेंसी फैक्टर जानते हैं 2 होगा तो वैसे ही निकालेंगे. लेकिन अगर केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में दी हुई है एंड देन आपसे पूछा गया है, देन आप केमिकल रिएक्शंस को कंसीडर करेंगे. ओके, नाउ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होती है? तो ग्राम इक्विवेलेंट जो भी इंपॉर्टेंस इक्विवेलेंट वेट की होगी वो ऑफकोर्स ग्राम इक्विवेलेंट वेट की भी हो जाएगी. ग्राम इक्विवेलेंट जो होती है वो इक्विवेलेंट वेट ही होती है, बस इसकी जो यूनिट होती है वो ग्राम होती है. ओके,
सो फॉर्मूला क्या होती है, तो फॉर्मूला होती है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट. सो ग्राम इक्विवेलेंट वेट को आप रिलेट कर सकते हो मोल कॉन्सेप्ट से, नंबर ऑफ मोल्स से. जैसे नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला जानते हैं वो जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर या मोलर वेट. सो सिमिलरली ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा वेट बाय इक्विवेलेंट वेट. मतलब मोलर वेट की जगह हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे रख लेंगे और वो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट वेट बन जाएगा. सो इक्विवेलेंट वेट के हम कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर. सो वो अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे ग्राम इक्विवेलेंट वाली फॉर्मूले में, तो हमारा एक इक्वेशन आ जाएगा दैट इज़ वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर बाय मॉलिक्यूलर वेट. सो वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट बाय मोलर मास. सो वहाँ पे हम अगर n की वैल्यू रख देते हैं तो हमारा जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो अपनी कॉपी में करके देखना तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो है वो हो जाएगा n इंटू वैलेंसी फैक्टर. ठीक है. सो हम टोटल जो हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें हमने जो फार्मूला यूज़ किया है वो टोटल 3 फार्मूलाज यूज़ किया है. ठीक है. फर्स्ट फार्मूला जो है वो है इक्विवेलेंट वेट को लेके, दैट इज़ मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर. सेकेंड फार्मूला जो है वो है ग्राम इक्विवेलेंट को लेकर, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट बाय इक्विवेलेंट वेट. द थर्ड फार्मूला इज ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर. ठीक है. सो ये 3 फार्मूलाज ही आपको याद रखने हैं और साथ में आपको वैलेंसी फैक्टर निकालना आना चाहिए, जो मैंने जैसे बताया है. और बाकी आप क्वेश्चंस बनाओगे तो आप खुद से ही बहुत सारा आप आइडिया आपको मिल जाएगा. ठीक है. एक एग्जांपल से देख लेते हैं. एग्जाम्पल है H2SO4 प्लस 2NaOH प्लस इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस 2H2O. ओके. सो यहाँ पे क्या है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये एसिड प्लस बेस की रिएक्शन हो रही है, सॉल्ट फॉर्म हो रहा है. तो अब मैंने इस रिएक्शन को बैलेंस करके रखा हुआ है बिकॉज मैं थर्ड वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करके आपको दिखाने वाली हूँ कि ग्राम इक्विवेलेंट जो होती है वो इक्वल होती है. सो n इंटू वैलेंसी फैक्टर का यूज़ करेंगे. सो नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 कितनी है 1, NaOH कितनी है 2, वैलेंसी फैक्टर H2SO4 की कितनी होती है 2 होती है. यहाँ पे 2 ही है क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन H2SO4 ने लॉस करके Na2SO4 बनाया हुआ है. और NaOH कितनी है यहाँ पे, मतलब OH कितनी है यहाँ पे 1 है, मतलब OH के यहाँ पे यूज़ हुआ है. ठीक है. तो यानी यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर जो है NaOH की वो है 1. सो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 एंड 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 फॉर NaOH. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज इक्वल टू 2. सो ये मैंने एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल लिया हुआ है, लेकिन अब जनरल कोई भी एग्जाम्पल लोगे तो वहाँ पे जो रिएक्टेंट्स की ग्राम इक्विवेलेंट वेट होती है वो हमेशा इक्वल होती है. ठीक है. सो this is all about for today's class. Keep learning.